मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर भाजपा में नहीं है क्या? आज क्यों बर्फ बन गए हैं? क्यों उनके मुंह में जो है दही जम गया है? उन्होंने यहाँ पर सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कहा है कि आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। भाई मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है क्या? आप कर्नाटक में सीट लिएगा, आप हैदराबाद में सीट लिएगा, आप साउथ में सीट लिएगा, तो आप कैसा 400 पार का? आपको लगता है अफगानिस्तान का सीट उजोर है क्या? क्या आपके प्रत्याशी में इतना दम है? आपने कहा मोदी के नाम पर सिर्फ वोट करो, तो लड़ाई हमारी नहीं है, जनता की लड़ाई मोदी से। जनता तय कर चुकी है कि मोदी का सुपड़ा साफ करना है और उसमें दरभंगा जो है कहीं ना कहीं अव्वल रहे। और ललित यादव जी हमारे लोकसभा के सदस्य होने जा रहे हैं दरभंगा से, ये 4 जून को तय हो जाएगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव। दरभंगा लोकसभा चुनाव अपने मुहाने पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा भी हो चुकी है। ऐसे में चुनावी हवा किस ओर बह रही है? मोदी के सभा के बाद महागठबंधन प्रत्याशी को कितना नुकसान हुआ है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ललित यादव के चुनावी अभियान के मुख्य चेहरों में से एक, युवा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक जी। इनसे बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मिथिला लाइव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस व्यस्त कार्यक्रम में भी आप लोगों को समय देना बेहद ज़रूरी समझा जाता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल मैक्सिमम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल को देखते हैं और उसमें आपका चैनल जो है बहुत बेहतर उसका प्रदर्शन रहा है, तो इसके लिए मुझे मिथिला लाइव में मौका देने के लिए धन्यवाद। सर बताइए, बिना लाई लपेटे के इस बार दरभंगा किसका? निश्चित तौर पे हम लोग जो है भाजपा का किला ध्वस्त करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दरभंगा शहर में हम लोग बहुत मुख्य रूप से दरभंगा शहरी विधानसभा में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लगातार जिस दिन से हमारे प्रत्याशी सिंबल लेकर के आए और सिंबल लेके आने के बाद से लेकर के आप देखिए दरभंगा शहर में वोटरों का क्या रुझान है। वोटर एकदम तैयार और स्पष्ट जनादेश देने के लिए बैठे हैं कि वो जो है बदलाव की बयार जो है उसको एकदम पूर्ण रूप से साबित करेंगे। और ललित यादव जी हमारे लोकसभा के सदस्य होने जा रहे हैं दरभंगा से, ये 4 जून को तय हो जाएगा। आपको पता है मोदी जी आए थे और भाजपा वाला कह रहे थे कि पूरे दरभंगा और मिथिला क्षेत्र मोदीमय हो गया, तो कैसे जीतिएगा आप लोग? नहीं, उनको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। वो लोग तो नारा ही दे रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा उनका नारा है। आप मोदी में मिथिला की बात कर रहे हैं, मिथिला के नौजवानों के लिए कोई ऐसा एजेंडा वो दे के गए हैं तो बताइए जो मिथिला के नौजवान का जो पलायन है, नौजवान जो बिहार से बाहर जा कर के रोजी रोटी की तलाश करते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या कहा? जो विशेष राज्य का दर्जा जो पहले इलेक्शन का एजेंडा था, उनके लिए मोदी जी ने क्या कहा? यहाँ टैक्स फ्री अगर होता तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे आते और लोगों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता। उस विषय पर तो उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कहा है कि आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। भाई मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है क्या? आप ये बताइए, जो एक प्रधानमंत्री का मंच किसी जाति और धर्म विशेष के लोगों को दबाने का, कुचलने का काम करती है अपने जनसभा से, वो भी चुनावी जनसभा में, तो क्या उनका वोटिंग राइट नहीं है क्या? क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर भाजपा में नहीं है क्या? आज क्यों बर्फ बन गए हैं? क्यों उनके मुंह में जो है दही जम गया है? जो मुस्लिम रहनुमा भाजपा में बने फिरते हैं, चाहे दरभंगा से भी बहुत सारे लोकल चौनिया लीडर इसको हम लोग कहते हैं भाजपा के, और बड़े बड़े चेहरा भी हैं भाजपा के। मोदी जी का जो है स्टार प्रचारक भी हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। अब बताइए उनके मंच से क्या ऐसा कहा मिथिला वासियों के लिए जो मोदी में हो जाए? क्या यहाँ बंद पड़े जो है मिलों का उन्होंने कुछ बताया कि हम महीने, 2 महीने, 4 महीने में चालू कर रहे हैं? आप एम्स में कैसी बाधा है? क्या बाधा है? आप सरकार में हैं, आप केंद्र में बैठे हैं, यहाँ भी आपकी सरकार है और हमको लगता है कि वो तो उसका शिलान्यास है, उस पर काम चालू हो जाना चाहिए। हम लोग का एक ही कहना है कि एम्स बने, खुले जगह पे बने, जहाँ यातायात की प्रॉपर सुविधा हो, जहाँ अन्य ज़िला के लोग भी आके लाभुक हों, और कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हैं, हमारे पास में नेपाल बॉर्डर भी लगता है, तो वहाँ के लोग भी लाभुक हों। आप शहर के एकदम से कंजस्टेड एरिया में आप चाहते हो एम्स लाना, उसी का तो विरोध राजद कर रही है। तो मोदी में कुछ नहीं है। ये 400 पार का नारा देने वाले लोग ये बतावे कि 80 सीट यूपी का ले लीजिए, बंगाल में आप ले लीजिए कुछ सीट है, 40 सीट आपका हमारे बिहार में है। और इस तरीके से आप देखेंगे अगर नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स है वो सब सीट भी आप मिला लो तो 300 पर का आंकड़ा नहीं पार करता है। आप कर्नाटक में सीट लिएगा, आप हैदराबाद में सीट लिएगा,
आप साउथ में सीट लिएगा, तो आप कैसा 400 पार कर, आपको लगता है अफगानिस्तान का सीट जो रहे क्या? आप ये 300 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं। और 300 भी आप तब जाओगे जब 80% 90% सीट्स आपको मिल रही हैं। आप बिहार में आप सच्चाई बताइए, ईमानदारी से आप बताइए, आपकी भी पत्रकारिता है, आप भी अनुभवी लोग हैं, आप यहाँ क्या उनको 40 में से हम लोग 30 सीट देने जा रहे हैं? यहाँ तो 15-20 सीट पर हम लोग की लगातार बढ़त बनी हुई है। हम लोग सुपौल बहुत अच्छे मत से जीत रहे हैं, अररिया बहुत अच्छे मत से जीत रहे हैं, कल हमारा चुनाव झंझारपुर में भी है, अब वहाँ का भी निर्णय देखिए। मधुबनी दरभंगा तो हमारा सुपर डुपर चल ही रहा है। आप देखिए बगल के समस्तीपुर में सनी हजारी वहाँ से सांसद होने जा रहा है। तो कौन सा सीट आप मिथिला में क्या कर रहे हैं? और कौन सा ऐसा चेहरा है आपका? क्या आपके प्रत्याशी में इतना दम है? आपने कहा मोदी के नाम पर सिर्फ वोट करो। क्यों करो भाई? 10 साल आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आपने लोगों को पकौड़ा छनवाने के लिए रोजगार दिया, 10,000 50,000 का लोन देकर के रोजगार दिया, और हमारे नेता एक तरफ लाख और 50,000 की नौकरी देते हैं। तो अंतर जनता में साफ समझ में आ रहा है। ना ही इनकी कोई इंटरनेशनल नीति है। आप इंटरनेशनल नीति की बात करोगे तो आज इनको जो है मालदीव्स और जो है नेपाल आंख दिखा रहा है। मालदीव्स में जहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी इंडियन आर्मी संभाला करती थी, आज वहाँ चाइनीज जो है आर्मी डिप्यूट हो चुकी है। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है? श्रीलंका से भी आपका जो मित्रवत संबंध हमारा रहा है वो भी बढ़िया नहीं है। तो आप अगर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी देखेंगे तो आप फेल है। आप अगर डॉलर की स्थिति देखेंगे तो आप फेल है। देश में महंगाई की स्थिति देखेंगे तो आप फेल है। 2 करोड़ और 15 लाख तो खैर आपका जुमला था, तो अब जनता भी समझ चुकी है जुमला है। तो आपके पास कौन सा? आप जीडीपी आप देख लो, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हमारा जो जीडीपी था 8.5 का था, आप 5 के नीचे आपकी जीडीपी चल रही है। और आप कहते हैं आने वाले 20 साल में जो है हम वर्ल्ड इकोनॉमी होंगे, हम डेवलप्ड कंट्री होंगे। तो आप कहते हैं हम अपने आप को विश्व गुरु हैं। कोई मापदंड नहीं है विश्व गुरु का। आप दुनिया का सारा काम बाहर से करो, रफाल बाहर से लो, सारी तकनीकी आप इंडिया से बाहर से लो, और आप बोलते हैं हम विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु आप सिर्फ यहाँ ध्रुवीकरण के नाम पे हो सकते हैं। दुनिया में कोई अगर जहरीला नेता कोई अगर जाना जाता है, धार्मिक उन्माद के लिए कोई नेता जाना जाता है, कोई पार्टी जानी जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और भाजपा है। उसका जो सबसे वैसी चेहरा है वो नरेंद्र मोदी के रूप में जो है देश और दुनिया को देखने को आप मिल रहा है। लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि मोदी लहर वाकई में है? हम लोग को तो नहीं क्यों लगता मोदी लहर। आप भी यहाँ चौक चौराहे पे घूम के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लहर है मोदी का। कौन सी ऐसी बात ऐसी मोदी जी दरभंगा के लिए और या मिथिला के लिए करके गए हैं। पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है। आप पूरे मिथिला में भी घूम लीजिए, हम लोग दरभंगा से बाहर नहीं जा रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा देश और दुनिया की खबर ले पा रहे हैं, कि व्यवस्था इतनी है कि अपने ही कामों को हम लोग तय समय में पूरा करने में हम लोग को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन आप देखें जो स्थिति 2014 में जो झूठ का पुलिंदा बोल करके महंगाई और मनमोहन सिंह की सरकार को घेर करके लोग आए थे, चाहे वो गैस का दाम हो, चाहे प्याज का दाम हो, चाहे किसी भी खाद्य पदार्थ का मूल्य हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप डॉलर के पॉलिटिक्स पर आए थे यहाँ। तो उसके पीछे बीजेपी के पीछे पूरी की पूरी संस्था लगी थी मनमोहन सिंह की सरकार को घेरने के लिए। मनमोहन सिंह के सरकार के समय में जितनी प्रखर मीडिया थी, जितनी बेबाक मीडिया थी, आज वैसी मीडिया हो जाए तो निश्चित तौर पे उनका जो है मतलब कहीं चारा नहीं है। उनका क्या हाल होना है वो मीडिया के लोग ही जानते हैं। लोगों के बीच में ललित यादव जी का क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग? क्या एक आस भरी निगाह से और बदलाव भरी निगाह से ललित जी को देख रहे हैं। अपने क्षेत्र से लगातार वो 6 बार विधायक रहे। अपने क्षेत्र का लगातार वो विकास उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं दरभंगा ग्रामीण और मनीगाछी के क्षेत्र में जहाँ तक वो हमेशा क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये आस है कि दरभंगा का बेटा यदि यहाँ से चुन करके जाता है, गरीब शोषित पिछड़ों का बेटा अगर यहाँ से चुन के जाता है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों का इकबाल बुलंद होगा, उन लोगों के हक और हकूक़ की बात होगी जो गरीब समाज के लोग, दबे कुचले तबके से आते हैं। वो लोग बड़ी आशा और उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। हम लोग लगातार दलित बस्ती में घूम रहे हैं, लगातार वंचित लोगों के समाज के बीच में जा रहे हैं, जिनके पास 1 टुकड़ा ज़मीन का भी नहीं है। तो वो सब भी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग एक रात में वोट खरीदने का, सारी और शराब के नाम पर जो ये वोट खरीदने का काम करते हैं, रुपया पैसा धनबल की ताकत पर वोट खरीदने का काम करते हैं, वो वोटर भी इस बार तैयार बैठा हुआ है कि इनको झाड़ू मार के भगाना है। आप जो है बनिया समाज से आते हैं, लगातार आप अपने समाज में जो है मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। क्या आप बनिया समाज को अब महागठबंधन के लिए एकत्रित कर पा रहे हैं? क्या संबंध बना पा रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज के वोटर तो थोड़ा कम है,
20-25 हज़ार के आसपास हमारे दरभंगा शहर में सिर्फ मेरी कम्युनिटी से, इन टोटल आप लगा देते हम लोग 60-65 हज़ार वोटर हैं दरभंगा शहर में। लेकिन एक व्यवसायी जो है मिनिमम 10 से 15 लोगों को रोज़गार देता है। और अगर हमसे जो कोई लाभुक हैं, अगर हम उनको इंसिस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए, तो उसी नीति पे सब लोग काम कर रहे हैं। और वैसे समाज इस बार म्यूट है, खामोश है, सड़क पे नहीं है। तो जब सत्ता के विपक्ष कोई लोग खामोश होते हैं तो उनका नीति और उनका वोट कहाँ जाएगा, उसका आकलन आप खुद कर लीजिए। क्या आप मानते हैं कि दरभंगा में लड़ाई जो है गोपाल जी ठाकुर वर्सेज जो है ललित यादव के बीच है, या फिर सीधा लड़ाई ललित यादव को प्रधानमंत्री मोदी के साथ है? देखिए, जो यहाँ का प्रत्याशी है वो फैक्टर नहीं है। मोदी जी फेलियर है, ये पूरा देश जान चुका है। 10 साल काफ़ी होता है किसी भी देश की दशा और दिशा को बदलने में। आप वहाँ पर फेल रहे हैं। आपके पास में आप किसी चुनावी सभा का उनको सुनने का अगर देखते हैं हम लोग, तो कहीं भी रोज़गार, कहीं भी विकास, कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो लड़ाई हमारी नहीं है, जनता की लड़ाई मोदी से। जनता तय कर चुकी है कि मोदी का सुपड़ा साफ करना है, और उसमें दरभंगा जो है कहीं ना कहीं अव्वल रहेगा। दरभंगा आए थे मोदी जी, और उन्होंने कहा है कि आप मोदी को वोट कीजिए, मोदी को हाथ को मजबूत करने के लिए वोट कीजिए। आप क्या मानते हैं? नहीं, मोदी का हाथ तो 10 साल से जनता मजबूत कर रही है। 2-2.5 लाख वोट से जनता यहाँ से पहले भी जिता के भेजी है। हमको लगता है 5-7 को राजधानी तो यहाँ चल रहा है। जो चप्पल पहन के चलने वाले लोगों को हवाई यात्रा का सपना दिखाने वाले लोग थे, आज पटना से आप वही फ्लाइट पकड़िए 4000 में चले जाइएगा। आप दरभंगा से वो फ्लाइट पकड़िए 10,000 का आपका टिकट आएगा। आप पटना से जो है बेंगलोर आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन दरभंगा से बेंगलोर आपको 12-14 घंटा लग जाएगा। आपको एक एयरपोर्ट पे स्टॉपेज भी देना होगा। तो दरभंगा की जनता ने कब हाथ मजबूत नहीं किया? आप रोक के बैठे हैं यहाँ? एम्स को क्यों रोक के बैठे हैं? आपका 16-17 एम्स था, 17 एम्स आपका तैयार हो गया, और आज यहाँ एक एम्स को लेकर के आप अटकाने और भटकाने का काम आपके लोग करते हैं। तो यहाँ की जो लड़ाई है दरभंगा और कमोबेश पूरे बिहार की लड़ाई को आप देख लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी, कितना 1000 करोड़ रुपया देने की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, वो सब कहाँ है? आपने 10 साल में कोई एक ऐसा काम बता दीजिए। आप देश की 80% जनता को अनाज खिलाते हैं। आप अनाज से आपकी लोगों की निर्भरता आप कितनी बढ़ी हुई है। आप बताइए कि एक 5 किलो अनाज लेने के लिए एक गरीब व्यक्ति का आधा दिन निकल जाता है, और आधा दिन ही नहीं 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं तब जाकर उसको एक दिन अनाज मिलता है। अगर वो व्यक्ति स्वावलंबी हो, खुद पर निर्भर हो, तो अगर आधा दिन का भी दिहाड़ी जाके कहीं करेगा तो हमको लगता है 400 रुपया कमा के आएगा। लेकिन उस 40 रुपया के अनाज के चक्कर में आपने लोगों को विकलांग बनाया। तो आपकी हर नीति फेलियर रही है, हर नीति पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान रहा है। तो आपके पास वोट मांगने का राइट नहीं है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दों से लोगों को भटका सकते हैं और लोगों का वोट ले सकते हैं। इस देश में 80% जनता को 20% जो अल्पसंख्यक वोटर है उससे आप डराने का काम कर सकते हैं, और यही आपका नीति निर्धारण रहा है। आप लोगों की जो बीच में की खाई है, आपने पिछले 10 साल में उसको बढ़ाने का काम किया है। 2 समाज को आपस में कहीं ना कहीं लड़ाने का काम किया है। वो इस बात से जनता वाकिफ़ है। न 10 साल में मेरा पड़ोसी बदला गया है, और न 10 साल में किसी पूरे देश में किसी का पड़ोसी बदला गया है। चाहे हमारे गांव का पड़ोसी हो, चाहे हमारे घर का पड़ोसी हो, तो हम सब भाईचारा के साथ जीते हैं, भाईचारा के साथ ही मर जाते हैं। लेकिन एक जहर घोलने का काम भाजपा करती है, और उसी नीति के तहत आप लगातार सरकार में बने आ रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी, जनता जान चुकी, तो उन चीज़ों का कहीं कोई अब उनको स्पेस और जगह मिलना नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, 4 जून को कमल खिलेगी या लालटेन जलेगा? निश्चित तौर पे जहां हम लोग को चुनावी कैंपेन शुरू होने से पहले, चुनाव लगने से पहले 400 का नारा, 40 सीट का नारा, इनके नामांकन में कितने लोग थे, अब 6-7 लोकसभा के क्षेत्रों को आप असेंबल करके एक बड़ी रैली करते हैं और अपना सीना अपने आप ठोकते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे लोग बहुत फॉलोअर हैं हमारे। 4 जून को इनको स्पष्ट पता चल जाएगा, और बिहार एक स्पष्ट जनादेश देने जा रहा है और बता रहा है कि इस 24 के मुहिम पर कहीं ना कहीं लोकसभा में जो बिहार से इंडिया गठबंधन का जो उपस्थिति होगा बहुत मजबूत होगा। और अगर बिहार हमेशा एक चाणक्य की धरती रही है, यहाँ से राजनीतिक दशा और दिशा जो है उसकी धरती है ये, तो एक मजबूत मैसेज देने के कारण जो है अदर स्टेट्स पर भी इसका प्रभाव रहेगा, और निश्चित तौर पे इसका प्रभाव हम लोग आने वाले अदर चुनाव में भी हम लोग लेंगे। तो हम लोग बहुत प्रबल और भारी मतों से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, और दरभंगा
का सीट हमारा जो है समझिए कि बहुत स्पष्ट जनादेश देने जा रहा है। आखिरी संदेश क्या देंगे? आखिरी संदेश है कि जो यहाँ के नौजवान हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि कोरोना के बाद में आपका रेलवे का रिजर्वेशन का जो भी आपका सब्सिडी था उसको छीना गया। नौजवान देश और दुनिया में आज इधर उधर भटक रहे हैं। नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं असामाजिक गतिविधि में भी आज का नौजवान कहीं ना कहीं शराब और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। आप उनको, हम लोग आग्रह करते हैं वैसे लोगों से कि अपने भविष्य को चेतते हुए अच्छा जो है सरकार चुनिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता चुनिए। अगर अच्छा नेतृत्वकर्ता होगा तो आपकी नीति और यहाँ की नीति अच्छी होगी तो निश्चित तौर पे जन जन का विकास होगा। उसी विकास की अपील पर, उसी बदलाव की अपील पर हम यहाँ के नौजवानों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से अपील करते हैं कि ललित यादव जी को 13 मई को 3 नंबर पे लालटेन छाप पर बटन दबा पर अधिक से अधिक मतों से जो है विजय बनावे। और निश्चित तौर पे नेता हमारे अगर तेजस्वी जी मजबूत होते हैं, उन्होंने जो कहा था उन्होंने पूरा किया है। उनका जो मैनिफेस्टो था 2020 के चुनाव का, उनको बहुत अल्प समय मिला काम करने का, उसको उन्होंने पूरा किया है। निश्चित तौर पे अगर हम लोग तेजस्वी यादव जी जैसे नेता को मजबूत करेंगे और उनके लोगों को उनको केंद्र में भेजने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है जो यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा।